नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं का संजय आर्य की ओर से अभिवादन। हमारा कार्यक्रम चेतना चौपाल परिचर्चा के इस कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है संग्रिया की कला, अतीत का दर्पण, भविष्य का मार्ग। हमारी एक विशेष परिचर्चा में मेरे साथ दो मेहमान हैं। पहले मेहमान हैं रमन मोहन कृष्णात्री। आप सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। यह आपकी एक आजीविका के रूप में अपने जीवन के संचालन की पहचान है, लेकिन आपकी सही पहचान है एक कलाकार की, एक मंच पर जीवंत अभिनय जीने वाले कलाकार की, एक फिल्मी दुनिया में काम करने वाले कलाकार की, एक टीवी, एक रेडियो आर्टिस्ट की। आप संग्रिया की जन्मभूमि में पले बढ़े और आपने इस कला की दुनिया में पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाई। दूसरे हमारे मेहमान हैं भूपेंद्र सिंह सुथार साहब। आप भी अपने जीवन यापन के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, लेकिन आपकी पहचान भी एक कलाकार की है, एक जीवंत कलाकार की है, जिसने सदा हमारे क्षेत्र में कला को जिंदा रखने का प्रयास किया। हमारी परिचर्चा के पहले दौर में मैं भूपेंद्र सिंह साहब से यह जानना चाहूँगा कि वह अपने विद्यार्थी जीवन, जो लगभग 3-4 दशक पुरानी बात होगी, उसमें संग्रिया परिक्षेत्र के अंदर, चाहे वह थिएटर की कला हो, चाहे वह एक आर्टिस्ट के रूप में ड्राइंग और पेंटिंग करने वाले कलाकार की बात हो, चाहे वह गायन के क्षेत्र की बात हो, उस समय के संग्रिया का आकलन कैसे करते हैं? नमस्कार संजय जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए रेडियो चेतना की पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संग्रिया में मेरा अध्ययन काल भी रहा और यहाँ बाद में मैं निवास के रूप में भी यहीं रह रहा हूँ। लेकिन जब मैं पुराने संग्रिया के उस कालखंड की बात करता हूँ या उस समय में जाकर के सोचता हूँ, तो उस समय कला, जिसमें संगीत का क्षेत्र है, रंगमंच का क्षेत्र है, चित्रकला का क्षेत्र है, ये बड़े अपने आप स्वतः ही विकसित क्षेत्र के रूप में माने जाते थे। उस समय के जो युवा थे उनको इतना समय मिल जाता था कि वो इन कला के क्षेत्र में बिल्कुल डूब करके सीखना चाहते थे और उस कार्य को करते भी थे। और उसी का परिणाम ये निकलता था कि संग्रिया में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला के क्षेत्र के अन्य विधाओं के कार्यक्रम सतत रूप से होते थे। कृष्णात्री साहब जी, आपकी जन्मभूमि, जिसमें आपने कला के लिए अपनी सांसों की शुरुआत की, जिसमें आपने मंच पर दर्शकों से मुखातिब होना सीखा, उस समय के संग्रिया के कौन कौन सी सतत गतिविधियों को याद करते हैं जिसने संग्रिया में कलाकारों को पैदा किया, कलाकारों को जिंदा रखा? नमस्कार श्रोताओं, और मैं चेतना की सारी टीम को धन्यवाद दूंगा। और मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि यहाँ मुझे बोलने का मंच मिल रहा है। वैसे तो देखा जाए तो कस्बों में सबसे पहले तो लोक कला का बड़ा अच्छा प्रचलन होता है, यहीं से आप अपने अंदर कलाकार को हवा दे सकते हो, और लोक कलाकार कहीं मार नहीं खाता। संग्रिया में रामलीलाएं हुआ करती हैं पारंपरिक, उनका बड़ा योगदान रहता है। आध्यात्मिक वातावरण रहता है छोटे कस्बों में। आज भी ईश्वरीय प्रार्थनाएं, अजान, गुरुद्वारों के शब्द और ये सब गूंजते हैं, बड़े अच्छे से लगते हैं, दिखाई देते हैं, जो कि शहरों में प्राय लुप्त प्राय हो गए वो लोग। तो हमारे अंदर कला का सृजन यहीं से शुरू हो जाता है। सुबह सुबह उठना, आप देखेंगे हमारे इतना जल्दी समय से ब्रह्म काल में उठ करके और बहुत सारे कार्य अपने पूरे कर लेना, ये सब चीज़ें हमें ग्रामीण परिवेश में सीखने को मिल जाती है, हमारे संस्कारों में आ जाती है। बस फिर आप जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, शुद्ध करते हैं। उस समय ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां थी जहां एक कलाकार को कला सीखने का अवसर भी मिलता और अपनी कला को लोगों को प्रदर्शित करने, उसे दिखाने का भी अवसर मिलता था? रामलीला मंच बहुत बढ़िया होता है। रामलीला मंच है। फिर हमारे स्कूल
और देखो स्कूलों में और हमारे जो ऐसे जगहें होती है जहाँ पर बाल सभा का, अब तो शहरों में तो ये लगभग फैशन सा हो गया, हट गया, तो यहीं से हमें सीखने को मिलता था बहुत कुछ। और हमारे उस वक्त गुरु शिष्य की जो परंपरा होती थी बड़ी शुद्ध हुआ करती थी उस वक्त। आज ये चीज़ नहीं रही, कुछ वातावरण ने, फिल्मी वातावरण ने, या समझ लीजिए मॉडर्न जिसे बोल सकते हैं, सब खत्म कर दिया। तो जो बाल सभाएं हुआ करती थी और हमारे जो इंटरेक्शन होते थे, इस बहाने से सबके जो रिलेशनशिप बनते थे, तो सब विभिन्न अपने अपने जो अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा होती थी उसका आदान प्रदान होता था, तो वहीं से कला का सृजन होता था। कृष्णात्री साहब ने इस बात की ओर इशारा किया है कि उस समय की रामलीला हमारे कलाकारों के लिए एक सीखने का मंच था और वहां से एक कलाकार अपनी कला को दिखा भी सकता था। दूसरा, इन्होंने उसमें विद्यालयों में होने वाली बाल सभा का जिक्र किया। मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है जब मैं बचपन में था और अगले जीवन की ओर पड़ाव कर रहा था और आप एक व्यावसायिक दुनिया की ओर बढ़ रहे थे, अपनी महाविद्यालय की शिक्षा को पूर्ण कर। कहीं न कहीं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र संग्रिया था, चाहे वह हम नगर पालिका के सार्वजनिक मंच की बात करें। मुझे याद पड़ रहा है कि आज भी जो संग्रिया का नगर पालिका भवन है उसके उत्तर पूर्व दिशा के अंदर एक पार्क था जिसमें एक मंच बना हुआ था और बहुत से संगठन, अपेक्स क्लब, जगत जागृति संगठन, शायद मैं ठीक से नाम याद कर रहा हूं तो हाँ कुछ ऐसा ही था। और इसके अलावा हमारे महाविद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ महाविद्यालय की झनकार का कार्यक्रम था। आप कहां तक इस बात को आकलन करते हैं कि उन कार्यक्रमों की कितनी भूमिका थी और उन्होंने संग्रिया से किन किन बड़े कलाकारों को बाहर निकलने का अवसर दिया? संग्रिया में रामलीला का प्रचलन बहुत लंबे समय से हो रहा है। यहाँ का जुबली राम नाटक क्लब, आज 2026 का साल है तो प्रतिवर्षीय रामलीला होती है और इस वर्ष की रामलीला में 2025 में, जैसा कि उनके मंच के उद्घाटन सत्र में बताया गया कि ये उसका 85वां वर्ष है। तो निश्चित रूप से संग्रिया में सांस्कृतिक विधाओं के विस्तार का बहुत लंबा कालखंड रहा है। रामलीला वर्ष में होने वाला एक वह धार्मिक आयोजन था जो कलाकारों को तैयार करने के साथ साथ नागरिकों में अच्छे गुणों का विकास भी करता था। राम लीला के पात्रों के द्वारा उनकी जो जीवन की मूलभूत उनकी जो शिक्षाएं मिलती थी उससे भी लोगों में एक सात्विक भावना उत्पन्न होती थी। इसके साथ साथ उसी भावना को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ क्लब बनाए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि संग्रिया में लगभग 1973-74 के आसपास एक नवज्योति ड्रामेटिक क्लब भी बना था जिसके सदस्य आदरणीय भाई साहब रमन मोहन भी थे और पेंटर BS रोशन सोनी, ओम प्रकाश भाटी, पेंटर S कुमार और भी बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। वे सभी उस ड्रामेटिक क्लब को संचालित करने वाले थे। उन्होंने रामलीला एक अलग मंच शुरू करने के साथ साथ वर्ष भर में लगभग 2-3 कार्यक्रम वो रंगमंच के करते थे जिसमें सामाजिक विषयों को लेकर के नाटकों का आयोजन होता था। और जैसा कि आपने संजय जी आपने बताया कि नगर पालिका के ग्राउंड में एक रंगमंच होता था, वहीं पर मैंने बचपन में देखा है कि बहुत से अच्छे अच्छे नाटकों का मंचन हुआ था। इसके साथ साथ ये हमें भी देखना पड़ेगा कि संग्रिया में मंदिर भी बहुत हैं। उन मंदिरों के अंदर भी संतों का आगमन होता था जिनके साथ में संगीत मंडलियां होती थी जो महिलाओं में संगीत विधा को स्थानांतरित करने में या उसको हस्तांतरित करने में, उनमें रुचि जगाने में अपना अच्छा योगदान करते। इसके साथ साथ विद्यालयों में जो बाल सभाओं का आपने उल्लेख किया तो निश्चित रूप से बच्चों को एक छोटे स्तर पर जो मंच मिलता था उस मंच के द्वारा उनमें भाषण की कला, वाद विवाद करने की कला, लेखन और अनेक प्रकार के ऐसे जो उनके अंदर विकसित होने चाहिए गुण, उनका विकास बाल सभा के द्वारा सहज रूप में होता था। और जब वे बड़े होते तो उसी प्रकार से उसको बड़े स्तर पर भी वो करने का क्रम उनका जारी रहता था। कृष्णात्री साहब, उस समय कवि सम्मेलन बहुत होते थे। हमारे ग्रामोत्थान विद्यापीठ में हर वर्ष कवि सम्मेलन होता था, झनकार होता था। उनका कितना योगदान था और उस समय के कौन कौन से कलाकार जिन्होंने यहाँ से सीखकर आगे अपनी पहचान बनाई
जिन्हें आप याद करना चाहेंगे? नहीं, याद तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, तो क्योंकि कलाकार रहे तो हमारे साथी रहे, क्योंकि हमारी तो वो जमात बन गई थी ना कलाकारों की। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि देखिए, इन्होंने भी एक बात कही कि एक रामलीलाओं से बड़ा वातावरण बनता है। मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ अपना इस बात का कि जिन शहरों में रामलीलाएँ होती हैं वहाँ के कल्चर अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। वैसे स्त्रियों के प्रति आदर, बुजुर्गों के प्रति आदर, बड़ा अजीब सी अब देखिए, सिर्फ कला का मतलब ये नहीं है कि आप मंच पे खड़े होकर कुछ भी कर रहे हैं। कला का मतलब होता है कि आप संपूर्ण इंसान बन रहे हैं, डिसिप्लिन में आ रहे हैं, वही कला होती है। मुझे ध्यान आता है कि रामलीलाएं होने लगती थी और सब दुश्मन भी सब जैसे मिल जाते थे, आ यार तू भी आ जा रहे, आज ऐसा यार सब मिल रहे, बातें हो रही है। शाम को रामलीला होनी है, दिन में जाके लोग बाग अपने वो ईंटें रखाते थे, मुड्डे रखाते थे, फलाना रखाते, मारो मारो मारी जगह। और आप मजेदार बात है, रात को जाके देखते जिसने जहाँ रखा वही मिलता था, उसकी जगह पे दूसरा नहीं बैठता था। कमाल है, कैसे पहचानते थे कि ये मेरी ईंट, ये तेरी ईंट। क्या एक बड़ा अजीब सा ये देखिए कला का मंजर। और फिर जो आनंद लेते थे बैठ करके, खाना वाना खा के आके बैठ गए और देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वहां से कला का सृजन होता था। कला होना और कला का सृजन होना, एक से एक नई चीजें, तो ये हमारे कस्बों में ही मिलेगा आपको जाकर के। तो यहाँ से, और फिर ये मंदिरों का हाथ जो बता रहे हैं, मंदिर और इनकी अजाने, इनकी आध्यात्मिकता, ये इंसान को बहुत अंदर से पवित्र कर देती है। कला का मतलब ये है कि पवित्रता, तो यहाँ से आदमी कलाकार बन जाता। अब आप जो भी करेंगे कमाल करेंगे, बस आपका रुझान जहाँ भी हुआ वो कमाल का ही होगा। आप तो संग्रिया से बाहर अपनी खुशबू फैलाने लग गए। उस समय के बाद और आज तक क्या परिवर्तन आया? क्या उस कला के सर्जन को आगे बढ़ा सके हैं, या हमारा वह वातावरण लुप्त हो रहा है? आप इसका विश्लेषण कैसे करते? संग्रिया में जो पहले वातावरण था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और कलाओं के विकास का, वो निश्चित रूप से टूटा है। वर्तमान में उसमें काफी गिरावट आ चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि नए कलाकारों का जो विकास है या उनके अंदर जो छिपे हुए गुण हैं वो किसी भी रूप में बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये एक बड़े अफसोस की बात है और जिस पर गहराई से पूरे समाज को चिंतन करना चाहिए और पुनः उस वातावरण को स्थापित करना चाहिए जिससे नए कलाकारों का और नई विधाओं का विकास होकर के समाज को कुछ नया दिया जा सके। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए, लेकिन गैर इत्तेफाक भी होता हूँ मैं इसमें, क्योंकि कलाकार की जो सृजनता है वो किसी से बंधती नहीं है। उसका कोई ये नहीं है कि आप इसलिए या उस लिए। कला अपने आप में एक संपूर्ण चीज है, वो अंदर से ही पैदा होती है अपने आप और आप उसको करते हैं आप उसको। और यहाँ का जब वातावरण जिसे हम बोल सकते हैं, वातावरण का कारण सिर्फ इतना सही है कि जो आजकल ये जो मोबाइल कल्चर आ गया, इसमें तो हम लोग आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। दूसरा ये फिल्म कल्चर, तो लोगों में एक जो प्रतिद्वंदिता और वर्चस्व और एक जो ये चीज आ गई कि अपने आप को ज्यादा दिखाने, कलाकार वही कलाकार होता है जो अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कहता, झुक के रहता है, वो कलाकार होता है। अब ये जो प्रसिद्धि चकाचौंध, ये इसका बड़ा हाथ है इसके अंदर। इसमें हम सिर्फ ये कहें कि संग्रिया, ये हर जगह आपको ये देखिए जज्बा कि ये नवज्योति ड्रामेटिक क्लब का इन्होंने जिक्र किया। मैं सदस्य नहीं था, मैं फाउंडर, उसका फाउंडर मेकर था। क्या हुआ था कि हम रामलीला कर रहे थे, मेरे को छोटा सा बच्चा था, मेरे को लगा मैं भी रामलीला करूंगा, मुझे रोल दें, मैं सबको मजे भी दो भाई जी, मुझे फिर भगा दिया। एक दिन मैंने देखा पर्दा फटा हुआ था पीछे से, जुबली कला का, मैं अंदर घुस गया फाड़ के अंदर, उसके अंदर जाके फटाफट मुंह पे लगा लोगों के और गदा पकड़ के भीड़ में बैठ गया, बांदर बन गए। आए ओम भाई जी रावण वाले, अरे फलानियों, ओ फलानियों 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 फलानियों, तू कौन है रे, एक ज्यादा किया है, तू कौन है, मैं जी मैं कपड़े उतार के बता दिया। आंखों में आंसू आ गए, कलाकार बने यार, गड़बड़ हो गई। तो उम्र क्या थी, 11-12 साल। फिर मैंने पिताश्री का एक जिक्र किया था आपको मेरे पिछले उसमें, कि पिताश्री मेरे यहाँ पे अच्छे रामलीला के वो रहे, सब मुझे बाद में पता लगा। तो उन्होंने भी मेरे बारे में कहा, भाई राम प्रताप जी बच्चा इसको करना है आपको। तो राम प्रताप जी ने मुझे बुलाया भी, पर मज़ा नहीं आया। हम रामलीला में जो रिहर्सल शुरू हुई तो हम वहाँ गए, तो वहाँ राम प्रताप जी और सब बैठे हुए, हमने कहा साहब थोड़े से अच्छे रोल तो दो, हम क्या ऐसे ही करेंगे क्या, बलविंदर और संतलाल भाई साहब और ये सब करो नहीं तो पीठ का नंबर दिखाओ। तो ये बात चुप गई, मैं आया भागता हुआ। उस टाइम तक ये लोग ड्रामा क्या करते थे, नवज्योति ड्रामेटिक क्लब इन्होंने बनाया हुआ था अपना। उसी दिन मैंने आगे बोला, पृथ्वी चंद खारीवाल, कामरा जी अरे बैठे थे, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसी बात हो गई, बड़ी लानत है हमारे ऊपर और आपका पर इतने बड़े बड़े सेठ हो। अच्छा अरे छोड़ो चिंता मत करो, अरे कामरा यार बेइज्जती होगी, ले रहे 21, 51, 5, 10, 20, 450 रुपये इकट्ठे हो गए और उसमें 350-400 रुपये दे करके किसी को सेठी एक लड़कों को भेज दिया दिल्ली, सारा सामान आ गया।
रामलीला का पूरे पर्दे वर्दे ये सब है। वो ड्रामेटिक क्लब के साथ में राम नाटक क्लब बन, जज्बा होता था। तो कला के लिए, कला कभी मर नहीं सकती, पर वो जज्बा लाना पड़ेगा। कहना कि एक कहते कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, दुष्यंत को मारने का। तो वो चीज अगर आप में आज है तो कला नहीं मरती है, कला कहीं नहीं मरती है, लुप्त हो सकती है, बादल आ सकते हैं चांद के आगे, सूरज के आगे, कि अल्टीमेटली उसको निकलना ही है। अब आपने एक सूत्र दिया है कि जज्बा, अब इस जज्बे के लिए इस संग्रिया में वो कला जीवंत रहे। आप याद कर रहे हैं राम प्रताप वर्मा जी को, आप याद कर रहे हैं ओम जी को, आपने याद किया संत कुमार जी को, आपने याद किया ओम भाटी जी को, आप याद कर रहे हैं रमेश पेंटर साहब को, आप याद कर रहे हैं रोशन सोनी साहब को, आप याद कर रहे हैं विनोद कड़वासरा साहब को, अनेकों ऐसे लंबे क्लब। मैं याद कर रहा हूँ सुखदेव सिंह चंचल साहब को, बिल्कुल। मैं यहाँ याद कर रहा हूँ सूचा सिंह राजपूत को, मैं यहाँ याद कर रहा हूँ विद्यासागर शर्मा को, जिन्होंने उस समय में एक डॉक्यूमेंट्री आसाराम बना डाली थी। बलविंदर सिंह जी को हम याद कर रहे हैं। इस तरह के कलाकार आने वाली पीढ़ियों में निकलें और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जैसे हम इन लोगों को याद कर रहे हैं वैसे याद करें। ये जज्बा कैसे आए? जज्बा ऐसे आएगा जैसे इन्होंने जिक्र किया सुखदेव चंचल, वैसे ऐसे महारथी कलाकार तो मेरे भी जहन से निकले हुए थे, बड़े अच्छे गाते थे वो। तो ऐसे हमारे यहाँ तो बड़े ऐसे कलाकार थे जिनको आप खड़ा कर दीजिए इंस्टेंट शुरू हो जाते थे। ये बलविंदर सिंह, चांद, इन लोगों के बारे में तो कहीं स्टेज पे गड़बड़ हो रही है, चांद और बलविंदर को भेजो, पब्लिक रुक गई, ओम भाटी, ये तीनों जने आ गए। तो ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार हमारे यहाँ, इनको प्रमोट किया जाए। आपने कवि सम्मेलन का जिक्र किया, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे राइटर हैं, लिखने वाले हैं बहुत से अच्छे, इनको प्रमोट किया जाए। तो ऐसा नहीं है, जज्बा है इन सब में, लेकिन वो माहौल वो हमें देना पड़ेगा। उन कलाकारों को लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा जो इसकी चिंता कर रहे हैं इस वक्त। एक नाम अछूता रह गया था और उस नाम के साथ में आपके लिए एक प्रश्न और आ गया, अशोक वर्मा जी का। राम बना करते थे और जिनकी आवाज संग्रिया में विज्ञापन के लिए एक आदर्श आवाज थी। बिल्कुल, उनकी आवाज को हम अमीन सैनी साहब की आवाज के साथ में तुलना करके सुनते थे। कहीं न कहीं ओम भाटी साहब, अशोक वर्मा साहब ये नुक्कड़ नाटक से जुड़े हुए थे, चांद अरोड़ा साहब। तो ये नुक्कड़ नाटक जो है उसकी कितनी भूमिका थी? क्या वो वापिस इस जज्बे को पैदा कर सकता है? कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। नुक्कड़ नाटक यहाँ हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं हुए शायद। वो वही सरकारी तंत्र से जुड़ के रह जाते हैं, बस वो ऐड से पैसा मिलेगा तो कुछ हो जाएगा। अपने आप नुक्कड़ नाटक नहीं किए, वो बड़ी जगहों पे होते हैं। हो सकता है इससे भी, क्योंकि ये तो बड़े इंस्टेंट कलाकार थे सारे और इनको इसलिए बुलाया जाता था। तो नुक्कड़ नाटक का शुरुआत की जा सकती है, अच्छी बात है, ये अच्छा आपका पॉइंट है। अगर शुरुआत की जाए, इस पर फोकस किया जाए, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मंच नहीं चाहिए आपको, पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा कि आपको एक रंगमंच खरीदना है, बिल्कुल वो करना है। सारी पैसों की कमी तो आर्टिस्ट के पास रहती है ना, कहीं भी मंच बन जाता है नुक्कड़ नाटक के लिए। तो इस क्रम में एक चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1970, 80, 90 और उसके बाद के 10 एक सालों में, उस समय सिनेमा बड़ा सार्थक था। थिएटर में लोग फिल्में देखने जाते थे और मनोरंजन के रूप में रेडियो के नजदीक रहते थे। तो दो ऐसे ये मंच थे हमारे लिए, थिएटर में फिल्में देखना और रेडियो सुनना। इन्होंने भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका कलाकारों को पैदा करने में की है, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, और बहुत बड़ा रोल है। कहीं न कहीं सपने जगा देते थे, चला मुरारी हीरो बनने। कल्पना लोक में ये दोनों ही मनोरंजन के साधन कल्पना लोक तक ले जाते थे और जहाँ से नए कलाकारों के पैदा होने का पहला चरण जो है, देखिए कल्पना लोक में तो ले जाते थे कि कला को खत्म करने में भी इनका बड़ा बुरा हाथ है, क्योंकि विभत्स हो चुकी है अब ये कला। इसमें जो गलत समायोजन हुआ है इस पर नजर रखनी चाहिए हम कलाकारों को, और इसको हमको ही दूर करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, ये भी गलत। हम अपने संग्रिया में स्वामी केशवानंद की पावन भूमि पर यह कला का जज्बा वापिस जगा सकें, इस उम्मीद के साथ आप दोनों की ओर से एक एक संदेश के साथ मैं इस परिचर्चा को विराम देना चाहूँ। वाह, बहुत बढ़िया संदेश। मेरा तो यही है कि बड़े अच्छे इंसान बनते हुए आप जिस तरह दुनिया के सारे अच्छे काम कर रहे हैं, कला से जुड़िए। कला आदमी को संपूर्ण बनाती है। आप बाहर निकलें और मोबाइल की जो ये आजकल बीमारी शुरू हुई है, इसको त्यागें। ये बहुत बड़ा रोग हो चुका है, यही संदेश है। जब निकल के आप मैदान में आएंगे, चौपाल में आएंगे, जीवन का आनंद आएगा और कला अपने आप अपने स्वरूप को पहचान। निश्चित रूप से आपकी मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वर्तमान में मोबाइल का युग है,
उसी में कुछ संभावनाएं भी निकल कर आती। बहुत से ऐसे ऐप हैं जो आपको कला के क्षेत्र ले जाने का काम भी करते हैं। उनका सार्थक उपयोग करते हुए हम अपनी विधा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन सारांशतः यही कहा जा सकता है कि कला के क्षेत्र में नए लोग आए, उसके लिए ज्यादा समय मोबाइल से न चिपके रहें और मूलभूत जो हमारा अध्ययन का काल है या ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की ओर रुचि रखें और उसी में से कला का विकास कैसे किया जा सकता है अपने आप को उसमें डालने का प्रयास करें। स्वयं को पहचानें, अपनी अंदर छिपे हुए कलाकार को पहचान कर उसको उन्मुक्त वातावरण दें, जिससे कि हम एक अच्छे कलाकार को संग्रिया में देख सकें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ रमन मोहन कृष्णात्री साहब का, भूपेंद्र सिंह सुथार साहब का, कि उन्होंने आज हमारे संग्रिया के श्रोताओं के लिए, संग्रिया के नागरिकों के लिए एक सार्थक चर्चा की, एक ऐसी चर्चा जो हमें नई दिशा प्रदान करेगी, हमारा भविष्य सकारात्मक हो, हमारा संग्रिया जीवंतता के साथ कला को जिंदा रखे, कला को जज्बे के साथ जिए और जैसा कहा उस कलाकार की एक निर्मल भावना से एक अच्छा इंसान निकले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।